गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज के इस विशेष गहन अध्ययन में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आधुनिक व्यापार और तकनीक की दुनिया में बहुत ही क्रिटिकल है, लेकिन अक्सर पर्दे के पीछे रहता है। बिल्कुल। हमारी आज की चर्चा का आधार एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, आर्किटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, द फंडामेंटल्स ऑफ डीबीएमएस इन एमआईएस। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जिसे हम डीबीएमएस कहते हैं, वो एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी एमआईएस के भीतर आखिर काम कैसे करता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग डेटा से जुड़े रोल्स में हैं वो जानते हैं कि बिना सटीक डेटा के कोई भी व्यापारिक निर्णय लेना बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ये सिस्टम ही उस विशाल डेटा को संभालता है जिस पर दुनिया की बड़ी कंपनियों के फैसले टिके हैं। सही कहा। देखिए, अगर हम इस स्रोत की शुरुआत पे गौर करें तो डीबीएमएस कोई साधारण स्प्रेडशीट या सिर्फ डेटा स्टोर करने का टूल नहीं है। हाँ, वो तो बहुत बेसिक हो गया। एग्जैक्टली। ये एक पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, एक ऐसा इकोसिस्टम जो यूजर्स को डेटाबेस बनाने, उसे मेंटेन करने और उस पर पूरा कंट्रोल रखने की सुविधा देता है। एमआईएस के नजरिए से देखें तो किसी भी संगठन की कार्यक्षमता इसी पर निर्भर करती है कि उनका डेटा कितना सुलभ और सुरक्षित है। मतलब ये निर्णय लेने वालों को सही जानकारी देता है। हाँ, क्योंकि एमआईएस का काम ही प्रबंधकों को सही समय पर सही जानकारी देना है ताकि वो ठोस फैसले ले सके। और ये जानकारी उन्हें कहाँ से मिलती है? इसी डीबीएमएस इंजन से। ओके, तो चलिए इस जटिल सिस्टम को थोड़ा आसान बनाते हैं। स्रोत में इसके 6 मुख्य अंगों या कह लें कंपोनेंट्स का जिक्र है। सबसे पहला है डेटा डेफिनेशन, जो कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर तय करता है। मतलब उसमें कौन सी टेबल्स होंगी, फील्ड्स क्या होंगे और डेटा के बीच का रिश्ता क्या होगा। और ये बहुत क्रिटिकल है, मैं बताता हूं क्यों। ये जो स्कीमा या स्ट्रक्चर है ना, ये डेटा की एक रूपता और अखंडता सुनिश्चित करता है। अगर ढांचा ही सही नहीं होगा तो पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाएगा। बिल्कुल। और एक बार जब ढांचा बन गया तो दूसरा अंग आता है डेटा मैनिपुलेशन। मतलब ढांचे में नया डेटा डालना, पुराना हटाना या कुछ बदलाव करना। यहाँ पर एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, एसक्यूएल के बिना तो डेटा मैनिपुलेशन सोचना भी मुश्किल है। और इसके तुरंत बाद जो तीसरा अंग जुड़ता है वो है डेटा रिट्रीवल। मतलब डेटा को वापस निकालना। सही। एमआईएस का पूरा उद्देश्य यही है। जब प्रबंधन को कोई खास रिपोर्ट चाहिए होती है तो वो एसक्यूएल क्वेरीज का इस्तेमाल करके इस विशाल डेटाबेस से एकदम सटीक जानकारी निकालते हैं, और वो भी तुरंत। तेजी बहुत जरूरी है, लेकिन इस सब में डेटा सुरक्षित भी तो रहना चाहिए, जो कि हमारा चौथा कंपोनेंट है, डेटा सिक्योरिटी। ये तो शायद आज के समय में सबसे अहम है। डीबीएमएस में अनधिकृत पहुंच या हैकिंग को रोकने के लिए कई परतों वाली सुरक्षा होती है, जैसे कि यूजर ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन भी। बिल्कुल। एक्सेस कंट्रोल और एन्क्रिप्शन जैसी तकनीकें ये पक्का करती हैं
कि संवेदनशील डेटा सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिनके पास उसे देखने का अधिकार है। और इसके साथ ही पांचवा अंग आता है डेटा इंटेग्रिटी। मैं पढ़ रही थी कि ये सिस्टम डेटा की सटीकता बनाए रखने के लिए कुछ सख्त नियम लागू करता है। हाँ, जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि डेटाबेस में कोई भी गलत या आधी अधूरी एंट्री न हो जाए। और आखिर में छठा कंपोनेंट जो कि किसी भी बड़ी आपदा से बचाता है, वो है डेटा बैकअप एंड रिकवरी। सिस्टम फेलियर तो कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये बैकअप फीचर सुनिश्चित करते हैं कि कुछ भी हो जाए, डेटा खोना नहीं चाहिए। नियमित बैकअप से डेटा हमेशा उपलब्ध और भरोसेमंद बना रहता है। तो ये 6 अंग मिलकर असल में पूरा फाउंडेशन बनाते हैं। अब अगर हम इन तकनीकी चीजों से थोड़ा पीछे हटकर बड़े परिदृश्य को देखें, मतलब द बिगर पिक्चर, ये सारे अंग मिलकर एक संगठन में MIS के अंदर क्या भूमिका निभाते हैं? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो स्रोत 5 मुख्य भूमिकाओं की बात करता है। सबसे पहली है सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। हाँ, पुराने सिस्टम्स में क्या होता था कि हर विभाग की अपनी अलग फाइल होती थी। इससे एक ही डेटा कई जगह रिपीट होता था, जिसे रिडंडेंसी कहते हैं। DBMS इस फालतू डेटा को हटाता है और पूरे संगठन में एक रूपता लाता है। और इसी से दूसरी भूमिका जुड़ती है, एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट। क्योंकि जब डेटा एक जगह है और अच्छे से व्यवस्थित है, तो उसे खोजना और इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। और तीसरी भूमिका जिस पर स्रोत बहुत खास जोर देता है, वो है डेटा इंटीग्रेशन। ये थोड़ा दिलचस्प है ना? देखिए, एक कंपनी में डेटा कई अलग अलग जगहों से आता है, सेल्स से, मार्केटिंग से, कस्टमर सपोर्ट से। DBMS इन सभी अलग अलग स्रोतों से आने वाले डेटा को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ले आता है, जिससे एक बहुत ही व्यापक विश्लेषण हो पाता है। एग्जैक्टली। और यही हमें चौथी भूमिका तक ले जाता है, जो है डेटा एनालिसिस सपोर्ट। हाँ, जिसमें वो सारे रिपोर्टिंग टूल्स और डेटा विजुअलाइजेशन के फीचर्स आते हैं जो रॉ डेटा को पाई चार्ट्स या ग्राफ्स में बदल देते हैं, ताकि डिसीजन मेकिंग आसान हो सके। सही कहा। और पांचवी और आखिरी भूमिका है स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस। ये जानकर वाकई हैरानी होती है कि कैसे DBMS डेटा की इतनी विशाल और बढ़ती हुई मात्रा को बिना क्रैश हुए संभाल लेता है। और संभालता नहीं है, बल्कि तेजी से काम भी करता है, चाहे डेटा कुछ गीगाबाइट्स से पेटाबाइट्स में पहुंच जाए। तो थ्योरी तो हमने काफी समझ ली, अब यहाँ से ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। चलिए इस थ्योरी को हकीकत से जोड़ते हैं। स्रोत में भारत के बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत ही शानदार और रियल वर्ल्ड उदाहरण दिया गया है। हाँ, भारतीय बैंकिंग से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है, जहां रोज करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं। बिल्कुल। तो एक प्रमुख बैंक इन सारे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कैसे करता है? अगर हम पहले पॉइंट डेटा डेफिनेशन से शुरू करें, तो बैंक डेटा डेफिनेशन का इस्तेमाल करके अपने पूरे सिस्टम का एक सख्त स्कीमा तैयार करता है। मतलब ग्राहकों की जानकारी के लिए अलग टेबल, रोज के लेन देन के लिए अलग टेबल और कर्मचारियों के लिए अलग। और डेटा मैनिपुलेशन तब होता है जब कोई नया ग्राहक बैंक आता है। राइट। बैंक कर्मचारी सिस्टम में उनकी जानकारी डालते हैं, तो असल में वो बैकएंड पर SQL क्वेरीज ही रन कर रहे होते हैं। या जब हम ATM से पैसे निकालते हैं तो हमारा बैलेंस अपडेट हो जाता है, वो भी डेटा मैनिपुलेशन है। और डेटा रिट्रीवल का उदाहरण लें तो मान लीजिए ब्रांच मैनेजर को देखना है कि आज कितने लोन अप्रूव हुए हैं। वो बस एक क्लिक करता है और SQL क्वेरी के जरिए डेटा तुरंत स्क्रीन पर आ जाता है, बिना किसी देरी के। लेकिन बैंकिंग में सबसे बड़ा डर तो सिक्योरिटी का होता है। बिल्कुल, डेटा सिक्योरिटी यहां सबसे क्रिटिकल है। बैंक सख्त एक्सेस कंट्रोल लागू करता है। एक कैशियर सिर्फ उतने ही डेटा तक पहुंच सकता है जितना उसे काम के लिए चाहिए। वो बैंक के रिजर्व फंड्स का डेटा नहीं देख सकता। और इसके साथ एन्क्रिप्शन भी तो होता है, ताकि ग्राहकों का जो संवेदनशील डेटा है वो कोई हैकर ना पढ़ सके। हाँ, डेटा हमेशा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में ही ट्रैवल करता है। और जो हमने डेटा इंटेग्रिटी की बात की थी ना, वो बैंकिंग में बहुत साफ दिखती है। अकाउंट नंबर्स के जरिए। एग्जैक्टली। हर ग्राहक का अकाउंट नंबर एक प्राइमरी की होता है। सिस्टम में एक यूनिक कंस्ट्रेंट होता है कि 2 लोगों का अकाउंट नंबर कभी सेम नहीं हो सकता। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये पक्का करती है कि आप किसी ऐसे खाते में पैसे नहीं भेज सकते जो सिस्टम में मौजूद ही ना हो। ये तो बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम लगता है, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा सर्वर क्रैश हो जाए तो वहीं पर डेटा बैकअप और रिकवरी काम आती है। हाँ, बैंकों के पास कंटिन्यूअस बैकअप सिस्टम होते हैं। अगर प्राइमरी सर्वर डाउन हो जाए तो सिस्टम तुरंत रिकवरी साइट पर स्विच कर जाता है, जिससे डाउन टाइम बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये वाकई वो अदृश्य ढांचा है जिसकी वजह से हर इंसान का पैसा और उसका डेटा बैंक में सुरक्षित रहता है।
और हम बिना किसी रुकावट के यूपीआई या नेट बैंकिंग इस्तेमाल कर पाते हैं। सच कहा, इसके बिना तो आधुनिक बैंकिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक त्वरित सारांश निकालें तो ये साफ है कि डीबीएमएस कोई साधारण आईटी टूल नहीं है। ये असल में वो नींव है जिस पर आधुनिक संस्थाएं खड़ी हैं। बिल्कुल। ये वो सिस्टम है जो भारी भरकम अव्यवस्थित डेटा को एक सुरक्षित, सटीक और निर्णय लेने योग्य जानकारी में बदल देता है। एमआईएस की पूरी सफलता इसी बुनियादी ढांचे पर टिकी है। इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। इस स्रोत ने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है कि डीबीएमएस कैसे डेटा इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए प्राइमरी और फॉरेन कीज जैसे सख्त नियमों और टेबल्स पर निर्भर करता है। यह सख्त ढांचा ही इसकी ताकत है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल भी पैदा होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? देखिए, आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। संगठनों को अब निर्णय लेने के लिए ऐसे डेटा की भी जरूरत पड़ने लगी है जो इन पहले से तय किए गए सख्त ढांचों या टेबल्स में आसानी से फिट नहीं बैठता। मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हाँ, जैसे सोशल मीडिया की पोस्ट्स, ग्राहकों के लंबे वीडियो रिव्यू या आईओटी डिवाइस के मशीन लॉग्स, ये सब अव्यवस्थित डेटा है। तो सवाल यह है कि जब एमआईएस को इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से इनसाइट्स निकालने की जरूरत होगी, तो क्या डीबीएमएस का ये अत्यंत सख्त इंटेग्रिटी सिस्टम और इसके कड़े नियम उस तेजी और स्केलेबिलिटी को सीमित कर देंगे? क्या यह सख्त ढांचा भविष्य की जरूरतों के लिए एक रुकावट बन सकता है? ये वाकई बहुत ही गहरी बात है। क्या ये पारंपरिक सिस्टम भविष्य के इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की सुनामी को संभाल पाएंगे या हमें कुछ नया खोजना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर डेटा की दुनिया से जुड़े हर इंसान को विचार करना चाहिए। खैर, इसी विचार के साथ आज के इस गहन अध्ययन को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस विषय की गहराइयों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और नए विषय के साथ वापस लौटेंगे।